तो ये वाली क्लास होगी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो पहले हम समझेंगे एंटीजन के बारे में। एंटी और जेन है ना, क्या समझ सकते हैं हम इससे? एंटी मतलब एंटीबॉडी, जेन मतलब जेनरेटर। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करवा ले, दैट इज एन एंटीजन। ओके, तो जनरली दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन इनकी है दैट दे आर मोस्टली प्रोटीन्स। तो जब वर्ड ये मोस्टली या ऑल या सम आता है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब इसका हमने कहा मोस्टली प्रोटीन्स, इसका ये मतलब है दैट ऑल एंटीजेंस आर नॉट प्रोटीन्स। इसका मतलब और क्या क्या हो सकता है? देर आर सम एंटीजेंस विच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ओके, एंड पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट। so they can also act as antigens। तो एंटीजेंस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो एंटीजेंस के बारे में बहुत खास होती हैं। एंटीजेंस की दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं दो? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एंटीजन दे आर हैविंग इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्योंकि उनका नाम एंटीबॉडी जनरेटर है, मतलब दे जनरेट अ इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी बनवाते हैं। दूसरी चीज एंटीजेंस क्या करते हैं? कोई बैक्टीरिया है, एक तो वो अपने खिलाफ एंटीबॉडीज बनवा लेगा बॉडी से, बट वो कुछ डैमेज भी तो कॉज करेगा। इट विल रिएक्ट विद द बॉडी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी और पैथोजेनिसिटी। रिएक्टिविटी और पैथोजेनिसिटी। सो नाउ यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि जब हम किसी को वैक्सीनेट करते हैं, सो वी गिव सच एन एंटीजन, वी गिव अ वीकेंड एंटीजन। तो उस एंटीजन के पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी होती है बट पैथोजेनिसिटी नहीं होती है। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द एंटीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रॉपर्टीज। हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंस इफ दिस इज एन एंटीजन? मान लो ये एंटीजन है, मान लो ये आपका बैक्टीरिया है ना। तो इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स निकले रहते हैं, है ना, कुछ प्रोटीन्स निकले रहते हैं और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एपिटोप्स। दे आर कॉल्ड एज एपिटोप्स। ठीक है, टोप मतलब टोपी। टोपी किसके ऊपर लगी है? एपी मतलब अपॉन। ठीक है, तो एंटीजन के ऊपर जो टोपी लगी रहती है दैट इज कॉल्ड एज एपीटोप। एंड जो बी सेल और टी सेल होते हैं ना, बी सेल या फिर टी सेल, आई टोल्ड यू दे आर स्पेसिफिक। दे आर स्पेसिफिक। तो ये ना केवल एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है बल्कि एपिटोप के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी एन एंटीजन विच हैज टू डिफरेंट काइंड ऑफ एपिटोप्स। तो कुछ बी सेल ऐसे होंगे जो इस एपिटोप को अटैक करेंगे, कुछ बी सेल ऐसे होंगे जो इस एपिटोप को अटैक करेंगे, और दोनों अलग अलग क्लोन्स होंगे बी सेल के। सो वन एंटीजन हैज मेनी एपिटोप्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ एपिटोप्स। देखो कितने टाइप है इसमें एपिटोप्स के? दो टाइप है एपिटोप्स के। और कितने नंबर ऑफ एपिटोप्स है? टोटल 4 एपिटोप्स है। 2 टाइप्स ऑफ एपिटोप्स एंड 4 एपिटोप्स। सो नंबर ऑफ एपिटोप्स इज ऑल्सो मल्टीपल एंड द टाइप्स ऑफ एपिटोप्स आर ऑल्सो मल्टीपल। तो ये अकेला एंटीजन अगर मैं पूछूं, हाउ मेनी क्लोन्स ऑफ बी सेल्स विल इट स्टिमुलेट? हाउ मेनी क्लोन्स? 2 टाइप्स ऑफ क्लोन्स। व्हाई? बिकॉज एवरी क्लोन इज स्पेसिफिक फॉर वन टाइप ऑफ एपिटोप। तो इसीलिए 2 टाइप के बी सेल को स्टिमुलेट करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 2 की जगह लेट से 3 बना दूं, तो अब इट हैज 3 types of epitopes, 6 epitopes, and it will stimulate 3 types of clones of B or T cells. So that is about antigen. That is about antigen. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बाहर का है बट यू कैन नो अ लिटिल बिट अबाउट इट इज व्हाट इज अ हैप्टेन। व्हाट इज अ हैप्टेन? यहाँ पे एंटीजन की बात हुई है तो साथ साथ हैप्टेन की बात भी करेंगे। तो हैप्टेन जो होता है, इट इज अ पार्शियल एंटीजन। इट इज अ पार्शियल एंटीजन मतलब इट इज इनकम्प्लीट। इट इज इनकम्प्लीट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ हैप्टेन। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या करता है? बाय इट सेल्फ इट इज नॉट एन एंटीजन। बाय इट सेल्फ इट इज नॉट एन एंटीजन। इट डज नॉट हैव रिएक्टिविटी। इट डज नॉट हैव रिएक्टिविटी, sorry, it has reactivity but it lacks immunogenicity. It lacks immunogenicity। ठीक है, lacks immunogenicity। तो ये इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है इसमें। तो ये जो वैक्सीन है उसका उल्टा है। वैक्सीन में क्या था? इम्यूनोजेनिसिटी वाज प्रेजेंट बट रिएक्टिविटी वाज नॉट प्रेजेंट। हियर रिएक्टिविटी इज प्रेजेंट। तो पेनिसिलिन क्या करता है? आपकी बॉडी में आता है एंड इन सम पीपल
it combines with certain large proteins which are carrier proteins, and इन दोनों के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे कहते हैं हम एडजंक्ट, जिसे क्या कहते हैं एडजंक्ट, जिसमें दो चीजें हैं, कैरियर प्रोटीन प्लस हेप्टेन। एंड ये जो एडजंक्ट होता है, दिस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी। तो मतलब ये पेनिसिलिन जो है बाय इटसेल्फ इट कैन नॉट जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, खुद से एंटीबॉडी नहीं बनवाता है, बट अगर ये कैरियर प्रोटीन से मिल जाए तो पेनिसिलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है। ठीक है, तो अब हम कब से एंटीबॉडी 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 कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी की बात करेंगे, राइट। सो एंटीजन हेप्टेन इज डन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एंटीबॉडी, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी मतलब क्या, जो एंटीजन को अटैक करे। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी एनसीईआरटी बड़े खूबसूरती से बताती है। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद है प्रोटीन के 4 लेवल्स पे स्ट्रक्चर होते थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, टर्शियरी स्ट्रक्चर विच मोस्ट एंजाइम्स हैव, एंड इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स यू हैव मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसमें भी 4 चेन्स होती हैं, 4 chains होती हैं। Hemoglobin, it is also a quaternary structure. So there are 4 chains that are present, 2 light chains and 2 heavy chains, 2 light chains and 2 heavy chains। ठीक है, तो ये मैंने बना दी एक लाइट चेन, ये बना दी मैंने एक लाइट चेन। अब मैं क्या बनाऊंगा, हैवी चेन। मैं क्या बना रहा हूं, हैवी चेन। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेंगे ऐसे। फिर यहां पे आता है हिंज, यहां पे क्या आता है, हिंज। सिमिलरली इधर भी होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहां पे एक और लाइट चेन। ठीक है, अब इसके बाद ये हिंज के बाद इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन द हेवी चेन, ओनली द हेवी चेन इट इज गोइंग टू गो डाउन। अब हेवी चेन है भैया, तो ऊपर तो लूप्स बना लिए, heavy chain it will also come down and it will form loops here also, it will form loops here also like this, है ना, this will come like this will form loops ऐसा, right। so that is how it is going to look, that is how it is going to look। तो नीचे ये कुछ फ्रैगमेंट नीचे आया और ये कुछ फ्रैगमेंट ऊपर रहा। तो ये हैवी चेन क्यों है, देखो यहाँ पे 2 लूप्स थे, यहाँ पे ये 4 लूप्स हैं, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 है। सो बेसिकली व्हाट आर दीज लूप्स, these loops are disulfide bonds। so what I'm going to do now is draw the disulfide bonds। ठीक है, disulfide bonds मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, I'll be drawing a red wavy line, रेड नहीं कोई और कलर लेते हैं, I'll be drawing a light blue wavy line। तो एक लाइन मैंने यहां पे बनाई 1 2, है ना, 1 2 1 2 1 2, कितने हो गए टोटल, 8, है ना, ये हो गए 8, राइट। उसके बाद ये नीचे 1 2 1 2, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, सल्फर SH और यहां से आया एक SH। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये गायब हो जाते हैं दोनों, और ये सल्फर जो है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ। अब सिर्फ इतना ही नहीं, और भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, और कहां पे होते हैं, ठीक है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड तो यहां पे होते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पे होते हैं टू कनेक्ट द 2 हेवी चेन्स, टू कनेक्ट द 2 हेवी चेन्स। अब लाइट और हेवी चेन्स आपस में फ्लोट थोड़ी करेंगी, वो भी कनेक्टेड होंगी, तो यहां पर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, 4 in each heavy chain, 2 in each light chain, 2 between the 2 heavy chains, 1 between heavy and light on both sides। So total 16 disulfide bonds are present and that is sometimes asked। Okay, 16 present होते हैं, आप याद कर सकते हैं। So structure of antibody is quaternary structure with 16 bonds। Now one more important point is कि एक अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो एक साइड होता है अमीनो एसिड का एन टर्मिनल, एक साइड होता है एन टर्मिनल जहां पे होता है NH2, एंड एक साइड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सी टर्मिनल, COOH होता है जहां पे, है ना, ये होता है एन टर्मिनल, ये होता है सी टर्मिनल। ठीक है, तो हमेशा ऊपर जो यहां पे प्रेजेंट होता है
वो होता है एन टर्मिनल, ये होता है एन टर्मिनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन टर्मिनल यहाँ ऊपर, और नीचे क्या होता है, सी टर्मिनल, यहाँ पे क्या पैरों में क्या होता है, सी टर्मिनल, तो एन टू सी, और सी टर्मिनल हमेशा नीचे होता है, राइट। नाउ दिस एंटीबॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू पार्ट्स, ठीक है। तो जो नीचे वाला पार्ट रहता है, आप लगा लो ऑलमोस्ट इसको हाफ में डिवाइड कर दो, इसको ऑलमोस्ट यहां से सिमेट्रिकली हाफ में डिवाइड करते हैं, है ना, ये यहां से डिवाइड करो इसको, और ये यहां से डिवाइड करो, तो जो पार्ट इधर ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज द, that is called as FAB, that is called as FAB. Why? It is called as the fragment that binds the antigen, so this is called as antigen binding fragment, antigen binding fragment, ठीक है। या फिर इसे और क्या कहते हैं, वेरिएबल फ्रैगमेंट, या फिर क्या कहते हैं, वेरिएबल फ्रैगमेंट, वेरिएबल फ्रैगमेंट, ओके। और नीचे को क्या है, नीचे को ये जो बाकी सारा बचा, ये जो बाकी सारा बचा दैट इज कॉल्ड एज एफ सी, यानी कि कांस्टेंट फ्रैगमेंट, यानी कि कांस्टेंट फ्रैगमेंट। वन मोर थिंग, इम्यूनोग्लोबुलिन इट इज नॉट जस्ट अ प्रोटीन, इट इज इनफैक्ट अ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। यहां से दो कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी निकल रही होती हैं, ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है दिस इज carbohydrate chain, this is a carbohydrate chain, so it is a combination of carbohydrate and protein, so it is a glycoprotein, it is a glycoprotein, and this region was called as hinge region, this region was called as hinge region, ठीक है। So we have discussed antibody, parts of antibody, okay, and one more thing I told you about epitope, I told you about epitope. Now one important point to note for you is what is paratope, है ना। तो जो एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग पार्ट था उसी को कहते हैं पैराटोप। तो एंटीजन का क्या बाइंड करता है, एपिटोप, और एंटीबॉडी का क्या बाइंड करता है, पैराटोप, राइट। तो एवरी एपिटोप हैज अ यूनिक पैराटोप, ठीक है। अब एक और बात समझो, एक और बात समझो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो एफ ए बी होता है, I just told you it is a paratope. So it will be different for all antigens. It will be different for all. Every B cell, every T cell will have different FAB. So every clonal, clonal मतलब जो एक B cell एंटीबॉडीज बनाएगा वो सब जो होंगी वो आपस में एक जैसी होंगी, बट दे विल बी डिफरेंट टू द एंटीबॉडीज ऑफ अनदर बी सेल, ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे। Let's say this is an antigen or an epitope A and this is an epitope B. So all the antibodies that are produced against A, they will have the same FAB, that are against the same epitope, that are against the same epitope. Okay. And all the antibodies that are produced against B, they will be similar to each other, but they will have a different FAB as compared to these. So these will be similar together, but different from each other. They will be different from each other. Now let's say that both these antibodies they are of the same type. Let's say this is also of IgG type, this is also of IgG type. That means that their constant fragment will be same, FC will be same, FC will be same. Now let's assume there is an antibody here, okay, this one that I am drawing here, and this antibody is not of IgG type, it is against the same paratope, but it is of IgM type, it is of IgM type. In that case it will have a different constant fragment, but FAB will be same, FAB will be same, okay. So now what you understand, two IgG antibodies they will have the same constant fragment, two IgM antibodies they will have the same FC fragment, but their FC fragments will be different. FAB it will be the same if the epitope is the same, if the target is the same. समझ आया ये बात, बहुत बेसिक सी बात है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ट्राई एंड थिंक ऑफ इट इन दिस वे, ट्राई एंड थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि हर एंटीबॉडी इज अ, किसी को मारती है ना, किसको मारती है, टेररिस्ट को। सो एवरी एंटीबॉडी इज अ ऑफिसर, एंड ऑफिसर क्या पहनता है, यूनिफॉर्म, ऑफिसर क्या पहनता है, यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म पहनता है। तो
ऑफिसर जो यूनिफॉर्म पहनता है दैट इज द कांस्टेंट फ्रैगमेंट, दैट इज द कांस्टेंट फ्रैगमेंट। अगर पुलिस ऑफिसर है तो कुछ स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगी, आर्मी ऑफिसर है तो कुछ स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगी, नेवी ऑफिसर है तो कुछ स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगी। बट हर किसी का टारगेट अलग है, और जो वो गन कैरी करता है यानी कि पैराटोप, गन इज द पैराटोप, FAB, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टारगेट, दैट डिपेंड्स ऑन द टारगेट। अब किसी ने टेररिस्ट को मारना है, पिस्टल थोड़ी लेके जाएगा, वो लेके जाएगा भाई सीधा ऑटोमेटिक राइफल, है ना। अब मान लो किसी ने किसी सिंपल, लेट से किसी ने किसी चोर को पकड़ना है, अब क्या लेके जाएगा वो अपने साथ, पिस्टल, है ना। एंड मान लो किसी ने चोर को नहीं पकड़ना, एक कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ किसी दुकान से चुरा के भागा है, ठीक है, छोटा बच्चा, तो अब उसके लिए क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा, छोटे बच्चे को तो ऐसे ही संभाल लेंगे, राइट। सो दैट मीन्स दैट द वेरिएबल फ्रैगमेंट दैट इज द गन और द वेपन, दैट डिपेंड्स ऑन एपिटोप, एंड द यूनिफॉर्म डिपेंड्स ऑन द पुलिस फोर्स, कि पुलिस है, आर्मी है कि नेवी है, एंड दैट means that if the antibody type is same, the constant fragment will be same. If the target is the same, then the FAB will be same. ठीक है, तो ये बात समझ आई। अब now once we have understood this, we have to understand what are the different kinds of forces for antibodies. What are the different kinds of forces for the antibodies? इसका मतलब क्या different types रहती हैं antibodies की। तो एंटीबॉडी मैंने क्या बताया, क्या है, इट इज अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर विच इज अ glycoprotein. Please remember, antigen is mostly a protein. It can also be a carbohydrate or a glycoprotein or anything else. Antibodies are glycoproteins. And since they are made up of gamma globulins, they are made up of gamma globulins made by lymphoid tissue. So they are known as immunoglobulins. They are known as immunoglobulins. IG लिखते हैं इसको, immunoglobulins. ठीक है, it consists of two heavy chains which have almost 450 amino acids, एंड उसका हाफ होगा लाइट चेन प्लस 2 लाइट चेन ऑलमोस्ट, है ना, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 220 अमीनो एसिड, नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए एक मोनोमर बॉडी को हम ऐसे लिखते हैं H2L2, क्योंकि दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, ठीक है। तो ये होगी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन्स। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म्स, ये क्या है, यूनिफॉर्म, और हैवी चेन के बेस पे होती है ये। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, तो इसका निमोनिक होता है एक, है ना, बचपन में बनाया था, बचपन में मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे, तो GAMED, गेम्ड, है ना, निमोनिक होता है गेम्ड, और ये बड़ा हेल्पफुल निमोनिक होता है बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट द ऑर्डर इन विच देयर प्रेवलेंस इज देयर, मतलब परसेंटेज यही होता है इनका, है ना, इनका परसेंटेज का ऑर्डर। तो IgG एंटीबॉडी सबसे पहले आती है ना, G फॉर गामा, G फॉर गामा, क्या कहते हैं, गामा। टोटल इट इज फॉर्मिंग 70 to 80% ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। और इसके बारे में खास बात क्या है, इट सर्कुलेट्स इन बॉडी फ्लूइड, इट विल बी फाउंड इन बॉडी फ्लूइड। व्हाट एल्स, इट इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लासेंटा, बताया था, इट इज पार्ट ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एंड the secondary immune response is dominated by IgG. Primary immune response is dominated by IgM. It is also called as secondary immune response is also called as an amnestic immune response. One more thing about its structure which is less likely to be asked is that it is a monomer antibody. It is a monomeric antibody. Monomer means it looks like this. It looks like, ठीक है, अभी समझ आएगा मोनोमेरिक एंटीबॉडी क्या होती है और पॉलीमेरिक एंटीबॉडी क्या होती है। सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी गेम्ड में IgA आती है, A फॉर अल्फा। 10 to 15% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज आर IgA। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट कैन ईदर एग्जिस्ट एज मोनोमर और इट कैन एग्जिस्ट एज डायमर ऑल्सो। डायमर कैसा होगा, ऐसा दिखेगा, है ना, तो इसके 1 2 3 4 ऐसे पैराटोप निकले हुए हैं। एंड ये हमेशा याद रखना कि एक एंटीबॉडी के जो ये दो पैराटोप्स होते हैं, दे आर ऑलवेज द सेम, दे आर ऑलवेज द सेम, दे आर नेवर डिफरेंट। ऐसा नहीं होता कि एक साइड किसी से जुड़ जाए, एक साइड किसी से जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता, दे आर ऑलवेज द सेम, ओके। So it is present in body secretion, so there it is called as secretory antibody. Remember I told you it is present in colostrum. Colostrum क्या है, मदर की बॉडी का secretion ही तो है। So it is present in colostrum and it provides protection to fetus, provides protection to fetus, fetus नहीं, sorry, fetus, fetus को भी प्रोवाइड करता है वैसे, feces को, अभी बताता हूँ। तो इट इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा इज ऑल्सो सिक्रीशन। व्हाट एल्स इज अ सिक्रीशन, आंसू, टीयर्स, कोलोस्ट्रम हो गया। देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द GI सिक्रीशंस, जो आपका गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकलता है उसमें प्रेजेंट होता है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू
mucus. It provides protection to mucosa, right? So it is mucosal antibody. It is also called as mucosal antibody. Now next thing that you have to know about IgA, next thing that you should know about IgA is that it is also one more secretion of your body. If you look at it, I just said it is also the fecal antibody. So it is found in feces also. That is why sometimes a word is given to it called as copro antibody, called as copro antibody. Now after that GAM, next is M, है ना? So IgM, M stands for mu, है ना? फिजिक्स में mu लिखते हो, mu. So 5 to 10% ये होती है, and it is a पेंटामेरिक बॉडी, है ना? तो इसमें कैसे होता है, पेंटामर बनाओ और हर कॉर्नर पे ऐसे एंटीबॉडी लगा दो. तो इसके कितने पैराटोप होते हैं? 10 पैराटोप्स. इट इज वेरी बिग, so it cannot cross placenta. It cannot cross placenta. It is the heaviest obviously. It is the strongest agglutinator, मतलब because it is so big, it is going to be able to capture so many antigens together and it will cause agglutination. Agglutination मतलब clumping. Okay. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, दैट इज वाई इट इज ड्यू टू IgM. ठीक है. आपके ब्लड ग्रुप में दो टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, दो टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी एबीओ वाली, राइट? एंटी एबीओ एंड एंटी RH. तो हमेशा याद रखना, एंटी RH वाली जो होती हैं दे आर ऑफ IgG type, whereas anti-ABO are of IgM type. That is why these can cross the placenta and these do not cross the placenta. That is very important when you have to understand RH incompatibility. It's a topic in circulation. Okay. And last thing I told you while teaching you, that it can be used to detect the presence of infection in fetus. Next, fourth point, IgE. This one is very important because it is found in two places, allergy and worm infection. Okay, it is also a monomeric antibody, not very important, 1 to 3%. ठीक है. And lastly you have IgD. Lastly you have IgD, which is a surface antibody, है ना? अभी समझाऊंगा surface antibody क्यों बोलते हैं इसको. surface antibody होती है, बहुत कम होती है. अच्छा, IgE, E for epsilon, एक ग्रीक अल्फाबेट होता है epsilon, D for delta, है ना? D for delta. It is present on the surface of B cells. मैंने याद है शुरू में बताया था कि जो बी सेल्स होते हैं ना, उनके सरफेस पे ना कुछ एंटीबॉडी होती है. आई हैड टोल्ड यू ये बी सेल है, इसके सरफेस पे भी मैंने एक बार एक ऐसे एंटीबॉडी बनाई थी, है ना, विच इज गोइंग टू डिटेक्ट दी एंटीजेंस, है ना. और उससे क्या होगा, बी सेल एक्टिवेट होके इट विल फॉर्म प्लाज्मा सेल, इट विल फॉर्म प्लाज्मा सेल. सो दिस एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल इज कॉल्ड एज IgD, सरफेस एंटीबॉडी. ठीक है. So these are the various kinds of antibodies, and once you have understood that, we will talk about what are the functions of antibodies. Antibodies काम कैसे करती हैं, है ना? Last topic related to antibodies, function of antibodies. So the function of antibodies, it is divided into three types. It is divided into three types. The three types are agglutination. One is agglutination, या फिर जिसे कहते हैं precipitation. Agglutination या फिर precipitation. Next is opsonization. Opsonization, जब मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, I had explained opsonization. And the last is neutralization. Neutralization. So how does this happen? So for example, this is one antigen, this is one antigen, this is one antigen. ठीक है. इससे ये एपिटोप निकला हुआ है, ये एपिटोप निकला हुआ है, ये एपिटोप निकला हुआ है, ये एपिटोप, ये एपिटोप निकला हुआ है, ये एपिटोप. Right? So antibody will come, it will bind like this. Antibody, it will come, it will bind like this. And because of that, this entire complex, it will get precipitated and then it will be removed from your body. It will get inactivated. Now, what is opsonization? What is opsonization? Let's say this was an antigen, है ना? इस पे ही एपिटोप निकला हुआ था. तो किसी एंटीबॉडी ने जाके उसे पकड़ लिया, किसी एंटीबॉडी ने उसे जाके पकड़ लिया. So I remember I told you that opsonization means that if there is a phagocyte, right? So a phagocyte, it has certain receptors. ठीक है. The phagocyte wants to eat other cells. So opsonization means that something is going to make the antigen more tasty. Antigen को और कैसा बनाएगा? और tasty बनाएगा. Tasty means it will become more easy to eat for the phagocyte, because phagocyte, it has receptors for the constant fragment of antibody. So phagocyte will be able to easily eat it, right? And neutralization means, let's say there is a
toxin. Let's say there is a toxin like this, है ना? So what antibody will do? It will go and bind to it and it will neutralize the toxin so that this cannot go and bind with the, let's say there is a cell, है ना? And cell has a receptor like this here. ये cell है और अगर ये यहाँ पे जाके fit हो गया toxin, so it will be able to enter the cell or it will be able to send a signal to the cell. But what antibody will do? Antibody will prevent its binding to the cell, and that is the important role of antibody in neutralization. So 3 mechanisms of action: agglutination, opsonization, and neutralization. That brings us to the end of the topic, antigens and antibody.